हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े कर रहे हो? आज हम क्या करेंगे? कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि एक सर्विस प्रोवाइडर को कब अपने जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने ऑलरेडी कर लिया था, उसका सेक्शन कौन सा था? 12। आज हम क्या कर रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर को अपना जीएसटी कब भरना है। सर्विस प्रोवाइडर को अपना जीएसटी कब भरना है। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो एक लॉयर है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर इन लोगों को जीएसटी भरना है तो इन लोगों को अपना जीएसटी कब भरना है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विस। लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस वालों को अपना जीएसटी कब भरना है। टैक्स ऑन सर्विस मतलब सर्विस वालों का जीएसटी। शेल अराइज कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए। और कब आएगा वो? एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो ये तो सेम 12(1) के जैसा होगा, बस उसमें क्या था? टैक्स ऑन गुड्स था, इसमें क्या हो गया? गुड्स की बजाय सर्विस। तो ये तो कह रहा है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। अब कब आएगी वो हमें देखना है। सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है? द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? जो सबसे पहले आएगा। ए पॉइंट क्या है? व्हेन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज सप्लायर। कह रहे व्हेन, सॉरी, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31। तो 31 वैसे तो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में आएगा कि कब इनवॉइस इशू करना होता है सप्लायर ऑफ सर्विस को। तो ये कह रहा है कि अगर अगर क्या हुआ, इनवॉइस किस में इशू कर दिया? विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 31। तब क्या देखना है? डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सेक्शन 31 एक टाइम लिमिट बताएगा। जैसे गुड्स के केस में टाइम लिमिट क्या थी? गुड्स के रिमूवल से पहले। वैसे सर्विस के केस में भी सेक्शन 31 ने क्या बताएगा? टाइम लिमिट, कि इस दिन तक आपको इनवॉइस इशू करना है। और आपने उस दिन तक कर दिया, आपने उस दिन तक कर दिया तो क्या लेना है आपको? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एक टाइम लिमिट बताएगा सेक्शन 31, जैसे उसने गुड्स में बताया था वैसे किसमें बताएगा? सर्विस में। और अगर आपने उस दिन तक इनवॉइस इशू कर दिया तब तो आपको क्या देखना है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड। नॉट इशूड का मतलब क्या है? अगर जो सेक्शन 31 ने टाइम बताया उस टाइम लिमिट में नहीं किया तब आपको क्या देखना है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझाता हूं मैं इसको। पहले मैं लिख लूं उस प्रोविजन को वापस से, फिर मैं आपको समझाता हूं। If invoice is issued within time of section 37, if invoice is not issued within time of section 31, सॉरी, सेक्शन 31 के टाइम लिमिट में अगर आपने इनवॉइस इशू किया, और सेकंड केस क्या है? 31 के टाइम लिमिट में आपने इनवॉइस इशू नहीं किया। तो अगर आपने इनवॉइस 31 के टाइम लिमिट में इशू किया तब क्या देखना है? बताओ, तब क्या देखना है? बताओ ना, क्या देखना है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का अर्लियर। और अगर आपने टाइम लिमिट में इशू इनवॉइस नहीं किया तब क्या देखना है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये लॉ में लिखा हुआ है, अभी मैंने समझाया नहीं, जो लिखा हुआ वो मैंने बताया।
अगर आपने सर्विस, एक टाइम लिमिट बताएगा सेक्शन 31, सेक्शन 31 है क्या बताएगा, टाइम लिमिट, और वो क्या कहता है कि अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तब तो आपको क्या लेना है, अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तब तो क्या लेना है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और टाइम लिमिट के बाद में इनवॉइस इशू किया तो फिर इनवॉइस नहीं लेना, फिर क्या लेना है, डेट ऑफ प्रोविजन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो पहले तो आपको क्या है, देखो पेमेंट डेट तो फिक्स है, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि इनवॉइस डेट को चुनूं या इनवॉइस डेट को चुनूं या प्रोविजन की डेट को चुनूं। अगर इनवॉइस डेट कब लेना है, जब आपने क्या करा है, टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, और इनवॉइस टाइमली इशू नहीं कर रहा है तो डेट ऑफ प्रोविजन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ये तो मैंने 2-3 बार इसलिए बोल दिया कि आपके माइंड में बैठ जाए एक बार, उसके बाद में क्या हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात को सुनो, या मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविजन ऑफ सर्विस, मैंने सर्विस यहाँ कोई प्रोवाइड की, ठीक। अब सेक्शन 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 कहता है कि इसके 30 डेज में आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है, इसके 30 डेज में इनवॉइस इशू करना है, कितने दिनों में, 30 डेज में। तो अगर आपने इसके 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, यहाँ 30 डेज है मान लो, तो आपने इनवॉइस कहाँ इशू कर दिया, यहाँ इनवॉइस इशूड, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, तब क्या लेना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट का अर्लियर। अगर आपने टाइमली इनवॉइस इशू करा है, टाइमली मतलब यहीं पर, तो हम क्या लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आपने इनवॉइस यहाँ इशू किया, कहाँ इशू किया, यहाँ पर, ये 30 दिन के टाइम के बाद आपने इनवॉइस इशू किया, तब आपको फिर इनवॉइस डेट से कोई मतलब नहीं है, फिर किससे मतलब है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली डेट, सर्विस प्रोवाइड करने वाली डेट मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कब प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट लेनी है, अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, अगर आपने इनवॉइस टाइम से इशू कर दिया तब तो आपको कौन सी डेट लेनी है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस आपने टाइम से इशू नहीं किया, मतलब इन 30 दिनों में इशू नहीं किया, तब आपको कौन सी डेट लेनी है, सर्विस प्रोवाइड करने की डेट, ये वाली डेट, और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यहाँ मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, से आपने मेरा रूम रेंट पर लिया था, तो रेंटिंग भी क्या है, सर्विस ही है, पढ़ा था ना शेड्यूल 2 में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, सर्विस। तो आपने मेरी बिल्डिंग रेंट पर ली आज के लिए, ठीक है, 1/5 को आपने मेरी बिल्डिंग रेंट पर ली, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस 2/5, सेकेंड केस 1/5, डेट ऑफ इनवॉइस 2/7, 1/5, 2/5, 1/5, 2/7, पेमेंट 2/8, 2/8, 2/4, 2/4। इन सभी केसेस में हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, इन सभी केसेस में हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले तो आप बताओ कि पेमेंट और इन दोनों में से एक का क्या लेना है, अर्लियर। इन दोनों में से एक कब, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब लिया जाएगा, जब इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज। और कब डेट ऑफ इनवॉइस ही ले लिया जाएगा, जब इनवॉइस क्या है 30 डेज में इशू कर दिया। तो आप ऐसे समझ लो कि पहले सेमीफाइनल है, इन दोनों के बीच में एक क्या है, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल का मतलब या तो ये लिया जाएगा या ये लिया जाएगा, फिर इन दोनों में से जो एक जीत गया उसका और पेमेंट के बीच में क्या है, फाइनल, वहाँ से पता लग गया। तो पहले मुझे बताओ, क्या इनवॉइस मैंने 30 डेज में इशू कर दिया है क्या, सर्विस प्रोवाइड करने से, सर्विस प्रोवाइड करी मैंने 1/5 को, इनवॉइस कब इशू कर दिया, 2/5 को, तो क्या 30 डेज में इशू कर दिया है क्या, अगले ही तो दिन इशू कर दिया, 30 डेज अगले ही तो दिन इशू कर दिया, तो इनवॉइस तो मैंने नेक्स्ट डे इशू कर दिया, वेरी नेक्स्ट डे। तो अगर इनवॉइस 30 डेज में इशू कर दिया है तो कौन सी डेट लेनी है, इनवॉइस डेट। तो कौन सी डेट लेनी है, इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 2/5। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या आ जाएगा, 2/5। लायबिलिटी टू पे जीएसटी कब अराइज होगी, 2/5 को। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैंने इनवॉइस 30 डेज में इशू कर दिया है, नहीं। 1/5 से 30 डेज कब होंगे, 1/6 को, 29 डेज ऑफ मे और
सॉरी 31/5 को होंगे। 1/5 से 30 दिन कब होंगे? 31/5 को। मैं कितने की होती है? 31 की। तो कितने दिन जोड़ूंगा इसमें? 30। तो कब तक इनवॉइस इशू करना चाहिए था? 31/5 को। तो टाइम लिमिट में नहीं किया, तब कौन सी डेट लेनी पड़ेगी? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहले केस में क्या जीता था? ये जीता था। इसमें कौन जीता है? ये। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट का अर्लियर। तो अर्लियर क्या आएगा? 1/5। थर्ड केस में बताओ, 1/5 और 2/5 में से कौन आएगा? 30 डेज में इनवॉइस इशू कर दिया, यस। तो कौन सी ले जाएगी? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। पेमेंट मैंने इस बार एडवांस में ले ली थी, तो पेमेंट डेट ही आएगी, ठीक है। इसमें 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया, तो इनवॉइस इशू अगर 30 डेज में नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या आएगी? 2/4। पक्का? बोलो। तो पहले आपको इन दोनों में से एक लाना होगा। वो क्या होगा? डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट में, डेट ऑफ इनवॉइस में से एक लेना होगा। फिर जो आएगा इनमें से जो, उसको किसके साथ मैच करवाना है? पेमेंट के साथ। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। पक्का? क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है आपको कि मैं कौन सी डेट चुनूँ। अगर इनवॉइस विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज इशू किया हुआ है, तब तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट का अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। और इनवॉइस टाइमली 30 डेज में इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इनवॉइस नहीं और पेमेंट का अर्लियर। पक्का? अब पढ़ो इसको। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज। प्रिस्क्राइब पीरियड सेक्शन 31 में लिखा हुआ है, और 31 हम बड़े ही डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में करने वाले हैं। वो ये क्या है? 30 डेज। और बैंकिंग कंसर्न्स के लिए कितना होता है? 45 डेज, ठीक है। हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, एक बार आप 30 डेज याद कर लो, ठीक है। और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्या है? कौन सा लेना है? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट अर्लियर। कब? जब इनवॉइस क्या है? विद इन प्रिस्क्राइब टाइम है। नेक्स्ट में क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया है तब क्या लेना है आपको? पेमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस का अर्लियर। सी अभी नहीं करते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर है 5.26। पढ़ लोगे इतना, ठीक है। ये आपको पढ़ना है अपने आप से, ठीक। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 6 में 6 मई को क्या हुआ? आपने बुक किया कन्वेंशन हॉल। कन्वेंशन हॉल मतलब मान लो आपने एक भवन टाइप का बुक किया है 6 मई को, और कितने रुपए? 15,000, जिसमें से आप कितने रुपए देंगे मुझे? 3,000। 3,000 रुपये आपने मुझे कब दे दिए? 6 मई को कितने रुपए मिल गए? 3,000। फंक्शन कब था आपका? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को आपको क्या चाहिए था? मेरा एक हॉल चाहिए था जहाँ पर आपको फंक्शन करवाना था। तो 15 सितंबर को आपको क्या हॉल चाहिए था, तो आप मेरे पास आए 6 मई को बुकिंग करा के, और कितने रुपए दे गए? 3,000। टोटल अमाउंट कितनी एग्री हुई थी? 15, लेकिन आप अभी एडवांस कितना देकर गए? 3। 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर दिया मैंने, ठीक है, 15,000 का, जिसमें से मैंने बोला 3 आ गए, तो 12,000 अभी आपके पेबल है। और 3 नवंबर को आपने क्या किया? 12,000 पे की। तो ये जो 2 टाइम है, ये क्या है? पेमेंट डेट। 3,000 तो आपने एडवांस दिए थे मुझे 6/5 को। आप मेरे पास कब आए थे? 6/5 को। 6/5 को क्या बोला आपने मुझे कि हमें आपका हॉल चाहिए, और कितने तारीख को चाहिए? 15 को, 15 तारीख को चाहिए। मैं कहा 3,000 रुपये एडवांस दे दो, और हॉल बुक होने के बाद में बाकी, मतलब आपका इवेंट हो जाए उसके बाद में 12,000 रुपये आप मुझे बाद में दे दो। तो आपने मुझे 3,000 तो यहाँ दिए, 12,000 कहाँ दिए? यहाँ पर दिए। और इवेंट आपका कब हुआ? 15/9 को। तो सर्विस प्रोवाइड कब की गई? सर्विस प्रोवाइड कब की गई? 15/9 को। क्या इसके 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस आ गया? क्या इसके 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस आ गया है क्या?
बोलो ना। 15 9 से 30 दिन कितने होंगे? 15 दिन तो किसके? 9th मंथ के, और 15 दिन ही किसके? 10th मंथ के। तो 15/10 तक आना चाहिए था। ये 15/10 यहाँ पर है, 15/10 तक इन्वॉइस आना चाहिए था। तो क्या इन्वॉइस 30 डेज में कर दिया है क्या? नहीं। इन्वॉइस प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं किया, तो इन्वॉइस कब किया? लेट। तो मुझे क्या देखना है? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बताओ 3000 रुपये के लिए तो क्या है? पेमेंट आपने 2 टुकड़ों में दी है, 3 और 12। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? 3000 के लिए तो कौन सा होगा? पेमेंट और प्रोविजन का अर्लियर क्या आएगा? ये। तो पहली लाइबिलिटी 3000 का जीएसटी तो मुझे कब देना है? 6/5 को। 3000 का जीएसटी तो मुझे कब देना है? 6/5 को। और इस 12000 के लिए पेमेंट और प्रोविजन, तो प्रोविजन डेट ये है और पेमेंट डेट ये है, पेमेंट डेट ये है। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है? ये। तो 12000 का जीएसटी मुझे कब देना है? 15/9 को। तो 3000 का जीएसटी तो मुझे कब देना है? 6/5 को, क्योंकि प्रोविजन और पेमेंट का अर्लियर ये वाला टाइम है। और 12000 का कब देना है? प्रोविजन और पेमेंट का अर्लियर ये वाला टाइम। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 इन 6th में। 3000 का तो क्या बता रहा है ये? 6th में, ठीक है। द डेट ऑफ पेमेंट 3000 इज अर्लियर देन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस 12000 इज द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बाकी बचे हुए 12000 के लिए क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विस 15000, 12000 के लिए ये। अब सेक्शन 31 में लिखा हुआ है रेड विद रूल 47, ये आ जाएगा सेकंड मॉड्यूल में, ठीक है। एक बार तो आप ये याद रख लो बस, सेक्शन 31 की टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू कर दिया या नहीं। अगर सेक्शन 31 की टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू कर दिया जाता है तब इनवॉइस और पेमेंट लेते हैं, लेकिन हमारे इस केस में 31 की टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू नहीं हुआ था। एक बार 31 याद रख लो। 31 के टाइम लिमिट में क्या है? टैक्स इशू इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन 30 डेज। टैक्स इनवॉइस कब इशू करना होता है? 30 डेज। इन द गिवन केस इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, मतलब 30 डेज में नहीं किया है, इसलिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? 13(2)(b। 13(2)(a) तो क्या था? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इनवॉइस कब इशू किया हो? टाइमली। तो 13(2)(b कब लगता है? जब इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया हो, तब प्रोविजन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 13(2)(b क्या कहता है? इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, अगर आपने इनवॉइस प्रेस्क्राइब टाइम में इशू नहीं किया है तब क्या लिखना है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एक बार सेक्शन 31 याद रख लो, रेड विद रूल को छोड़ दो, ठीक है। लिखना है एग्जाम में, लेकिन ये सेकंड मॉड्यूल में आ जाएगा। 31 सेक्शन क्या कहता है? टाइम कब? 31 सेक्शन क्या बोलता है? इनवॉइस का टाइम। और वो इनवॉइस का टाइम साफ साफ ना बोल के क्या बोलते है कि रूल 47 में देखो, और रूल 47 में 30 डेज लिखा हुआ है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, एक मिनट। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बच्चों? टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में कौन सा सेक्शन है? 13(2). 13(2) का ए क्या बोलता है? इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर कब? इफ इनवॉइस इज issued within टाइम ऑफ सेक्शन 31। और बी क्लोज क्या बोलता है? प्रोविजन और पेमेंट का अर्लियर। इफ वाली पूरी लाइन है बस, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, ठीक, ये बोलता है। अब सेक्शन 31 पर जब मैं जाता हूँ ना पढ़ने के लिए, जो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं सेक्शन 31 को जाता हूँ तो वो क्या बोलता है 31(2) कि इनवॉइस कितने टाइम में इशू करना है? जो रूल 47 में लिखा हुआ है। जो किस में लिखा हुआ है? रूल 47। इनवॉइस कितने टाइम में इशू करना है? साफ साफ ना बताकर कहाँ भेज देता है? रूल 47 में। और रूल 47 क्या बोलता है कि इनवॉइस आपको कितने दिनों में इशू करना है? 30 डेज में। रूल 47 ये बोलता है कि इनवॉइस आपको 30 डेज में, इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ था कि सेक्शन 31 रेड विद रूल 47, इसलिए यहाँ लिखा हुआ था एज पर सेक्शन 31। एक बार साफ करना है।
एज पर सेक्शन 31 रेड विद रूल 47, इसलिए ये लिखा था कि इनवॉइस 30 दिनों में इशू करना है। खाली सेक्शन 31 में लिखा हुआ, 31 तो कहता है, रूल 47 में देख लो रूल 47 क्या बोलता है, ये बात। ठीक है क्या बच्चों? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? पक्का? अब देखो एक्सप्लेनेशन सेम ये वो क्यों वो है। द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस एज द केस में बी और पेमेंट। सप्लाई कितनी मानी जाएगी? सप्लाई उतनी मानी जाएगी जितने का इनवॉइस या पेमेंट आई है। जैसे हमारा एग्जांपल था ना, एक मिनट, जैसे अभी अपनों ने एग्जांपल किया था, ये पेमेंट कितनी आई थी? अब इधर 3000 और इधर क्या था? प्रोविज़न ऑफ सर्विस, और इधर कितने आए थे? बाकी 12000। तो मुझे इस 3000 की मैंने यहाँ पर जीएसटी की बात की थी, भले ही टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 15 का। अगर पेमेंट बेस्ड जीएसटी आ रहा है तो क्या था? इन दोनों का अर्नियर लेना था इस 3000 के लिए, तो कितने की सप्लाई का जीएसटी भरना है? सिर्फ 3 का, पूरे 15 का नहीं। 1 रुपये की पेमेंट आएगी पहले और प्रोविज़न बाद में है, तो 1 रुपये का जीएसटी अभी भरना है। ऐसे नहीं है कि पूरे 15 का जीएसटी अभी भरना है। तो प्रोविज़न और पेमेंट का अर्नियर लेना था हमें अभी, तो प्रोविज़न और पेमेंट का जब अर्नियर लेना था तो कितने की पेमेंट का अर्नियर लेना था? 3 का ही। क्यों 3 का ही लेना था? क्योंकि सप्लाई उतनी मानी जाएगी, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज़ कवर्ड बाय इनवॉइस और पेमेंट एज द केस में भी, एज द केस में भी पेमेंट। तो हमारे तो यहाँ पेमेंट था। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपको कोई सर्विस रेंडर की, मैंने आपको यहाँ कोई क्या करी? सर्विस रेंडर करनी थी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या किया? इनवॉइस इशू किया। इस डेट पर मैंने तुम्हें इनवॉइस इशू किया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50 लाख का था और मैंने अभी इनवॉइस कितने का इशू किया है? सिर्फ 20 लाख का। मैंने अभी इनवॉइस कितने का इशू किया है? 20 लाख का। अभी पेमेंट वगैरह आपने आई नहीं है, पेमेंट आप बहुत लेट देने वाले हो, ठीक है। तो मेरा इनवॉइस डेट मान लो ये आ रहा है, तो इसके हिसाब से इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर लेना है मुझे। तो इनवॉइस ये आ रहा है तो क्या होगा बताओ? मैं 20 लाख का ही जीएसटी भरूंगा, ना कि पूरे 50 लाख का, ठीक है। तो ये यही कहना चाहता है एक्सप्लेनेशन। तो चाहे भले इनवॉइस, इसमें तो क्या था? पेमेंट के कारण भरना पड़ रहा था। इसमें किसकी वजह से भरना पड़ रहा है? इनवॉइस के कारण। पेमेंट तो बाद में आएगी, इनवॉइस के कारण। तो बस ये यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कितनी सप्लाई डीम टू हैव बीन मेड मानी जाएगी? कितनी मानी जाएगी? जितना, चाहे वो इनवॉइस की वजह से है, चाहे वो किसकी वजह से है? पेमेंट की वजह से। जितना क्या है कवर हुआ है इनवॉइस के अंदर या पेमेंट के अंदर, पूरी नहीं। अब पेमेंट कब मानी जाएगी? सेम वही है, ये वापस नहीं करूँगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन इस बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब बहुत सारे बच्चों ने इस बार क्या करें हैं? रुपए सीधे मेरे कहाँ डाल दिए? बैंक में डाल दिए। अभी मैंने बुक एंट्री डाली नहीं है, सीधे रुपए कहाँ आ गए? बैंक में आ गए। तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। क्यों? क्योंकि सीधा बैंक में आ गए। तो क्या हो गया? मैंने अभी बुक एंट्री नहीं डाली है, तो पेमेंट डेट कौन सी मानी जाएगी? बैंक एंट्री। बैंक और बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। मैं बुक में एंट्री पहले डालता हूँ तो पेमेंट उस दिन मानी जाएगी। मेरे बैंक में पहले क्रेडिट होते हैं तो पेमेंट उस दिन मानी जाएगी। ये हमने किस में बात किया था? गुड्स के केस में। ये हमने किसके केस में बात कर ली थी? गुड्स के केस में। तो ये वापस से नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सी पॉइंट पर। द डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लोज ए एंड क्लोज बी डू नॉट अप्लाई। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि एक सर्विस सप्लायर है, कोई भी सर्विस सप्लायर है, ना तो वो इनवॉइस इशू कर रहा है, ना ही क्या पता पेमेंट डेट का पता, रुपए ले लेता है कैश में, कोई पेमेंट डेट प्रूव नहीं हो रही है, कोई इनवॉइस डेट नहीं पता, कोई सर्विस कब कंप्लीट हुई, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो उसका कैसे पता लगेगा भाई? उसके पास ना तो इनवॉइस डेट है, ना पेमेंट डेट है, इनवॉइस काटता ही नहीं है, काटता है तो मतलब सब कुछ क्या चल रहा है? वो कहता है मुझे धंधा करना आता है, मुझे क्या नहीं आता, इनवॉइस नहीं आते। तो ना इनवॉइस डेट सब्सटेंशिएट हो पा रही है, ना पेमेंट डेट, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। तब हमें क्या देखना पड़ेगा? डेट ऑन विच रिसीवर शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस द प्रोविजन ऑफ क्लोज ए एंड बी डू नॉट अप्लाई। इसका क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा ही देता हूँ क्वेश्चन, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मत करना, समझ नहीं आया, अभी समझाया ही नहीं, ठीक है। Investigation shows that ABC and company carried out services of cleaning and repair tanks in apartment complex for which apartment owners association showed a payment of in cash on 4th April to them against the work of description। सर अब ये क्या लिखा है? बड़े शहरों में क्या होते हैं?
छत पर क्या पड़े थे, वाटर टैंक। इनको साफ करने की सर्विस दी हमने, इनको क्लीनिंग की सर्विस दी हमने। इन अपार्टमेंट वालों को क्लीनिंग की सर्विस किसने दी, हमने दी। अब सर्विस प्रोवाइडर तो मैं हूँ, सर्विस प्रोवाइडर तो मैं हूँ, मैंने साफ सफाई करी है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा दैट एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड कंपनी मतलब मैं, कैरिड आउट सर्विसेज ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयर टैंक्स, क्लीन किए हैं और रिपेयर किए हैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। फॉर विच अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, जिसके लिए इन्होंने अपनी बुक में एंट्री डाली हुई है, कितनी तारीख को, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को। इनकी बुक में कब की एंट्री डाली हुई है, 4 अप्रैल को। इन्होंने एक्सपेंस डेबिट किया होगा ना, इन्होंने एक्सपेंस टू कैश किया होगा, कैश में पेमेंट करी थी। तो इनको, अब मैं तो कुछ भर नहीं रहा था, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, ठीक है सर्विस दे दी बात खत्म। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, जैसे मेरे जैसे लोग ही देख लो तुम, कि सारी की सारी सर्विस थोड़ी बताते हैं। तो मैंने तो क्या कर दी, सर्विस दे दी और बात खत्म, ठीक है, किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन इनको इनकी बुक से पता लगा कि तुमने अच्छा सर्विस ली है, तुम्हारे खाते में एंट्री आ रही है। द डेट्स फॉर वर्क्स आर नॉट क्लियर। अब ये सर्विस टैक्स जीएसटी वाले किसके पास आ गए, मेरे पास आ गए। मेरे पास आकर क्या बोलते हैं कि बताओ इनवॉइस डेट क्या थी, पेमेंट डेट क्या थी, सर्विस तो तुमने प्रोवाइड की है, जीएसटी तो भरो, तुमने सर्विस तो प्रोवाइड की है, जीएसटी तो भरो। मैं कुछ नहीं पता भाई साहब, मजे करो। तो अगर ऐसा है कि कुछ नहीं पता तो फिर क्लोज सी लगेगा। और क्लोज सी क्या कहता है, जब इनकी बुक में एंट्री होगी, जब इनकी बुक में, रिसीवर की बुक में जब क्या होगी, एंट्री होगी। तो रिसीवर की बुक में एंट्री कब हुई थी, 4 अप्रैल को। एबीसी एंड कंपनी हैव नॉट इशूड इनवॉइस और एंटर द पेमेंट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके पास ना तो इनवॉइस के बारे में पता है, ना ही पेमेंट के बारे में पता है। तो जब टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन क्लोजेज ऑफ ए एंड बी, क्लोजेज ए और बी दोनों से नहीं पता लग रहा, और ना ही इनवॉइस वगैरह कुछ नहीं पता, तो ये क्या कह रहा है, देयर फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड बाई क्लोज सी। ऊपर जो पढ़ा था ना हमने क्लोज सी, उससे लाएगा, ठीक है। और कैसे आएगा, डेट ऑन विच रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब रिसीवर ऑफ सर्विसेज शोज रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। रिसीवर की बुक में अगर एंट्री मिली है सर्विस लेने की तो वही डेट मान ली जाएगी। लेकिन पहली शर्त क्या है, आपको इनवॉइस और पेमेंट वगैरह चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनवॉइस यहाँ इशू किया, पेमेंट यहाँ हुई, तो उसके हिसाब से। कुछ नहीं बताया तब फिर क्या देखा जाएगा, रिसीवर की बुक की एंट्री के हिसाब से। पक्का? वन हुआ, 2 हुआ, ये अभी बाकी है प्रोविजो। एक्सप्लेनेशन 1 होगी, 2 होगी। अब देखो इसका 4th, उसका 12/4 और 13/4 बिल्कुल एक जैसे हैं। 12/4 और 13/4 बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केस। तो सर्विस के अगर वाउचर है और सर्विस के वाउचर है और उसमें एक सर्विस के बजाय क्या ले सकते हो आप, नंबर ऑफ सर्विस ले सकते हो। और मैंने जो वाउचर इशू किए हैं मुझे नहीं पता कि सामने वाला क्या सर्विस लेगा, तो सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन वाले टाइम आएगा। सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो क्या होगा, रिडम्पशन वाले टाइम आएगा। और अगर क्या है, एक ही क्या है, सर्विस आइडेंटिफाइबल है, तब क्या आएगा, इशू वाले टाइम। ये डिटो किसके जैसा है, ये अभी इस पर वापस टाइम खराब नहीं करूंगा। ये डिटो किसके जैसा है, बोलो ना, गुड्स के जैसा। मेरे पास स्पा की भी सर्विस है, मेरे पास जिम भी है, होटल भी है, और 2-4 सर्विस और है। और मैंने तुम्हें क्या किया, वाउचर इशू कर दिया 1 लाख का। मैंने बोला जो सर्विस लेनी हो ले लेना, ठीक है, जो सर्विस लेनी है ले लेना। तो मुझे सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर मैं कब करूँगा, रिडम्पशन वाले टाइम। और मैंने सिर्फ किसके वाउचर इशू किए हैं, जिम के या किसी और चीज़ के, तो फिर क्या होगा, बोलो ना, तब क्या होगा, आइडेंटिफाइबल है तो इशू वाले टाइम, और आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर क्या होगा, बोलो ना। आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है। कब डेट ऑफ रिडम्पशन लेनी है, जब सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है। वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 12/4 एंड 13/4 बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। 6 भी बिल्कुल एक जैसा है, वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ इट रिलेट्स टू एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। आपने मुझे टाइम से पैसे नहीं दिए, मैंने आप पर इंटरेस्ट लगाया, तो इंटरेस्ट वाले पार्ट का जीएसटी कब लगेगा, जब आप मुझे वो इंटरेस्ट वाला पार्ट दे दोगे, ठीक। तो 4th और 6th तो बिल्कुल किसके जैसे हैं, गुड्स के जैसे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो बिल्कुल सेम है। 4th और 6th तो बिल्कुल क्या है, सेम है।
ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिवर्स चार्ज। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सर्विस में अगर रिवर्स चार्ज हो तो क्या होगा, पहले बताओ। गुड्स में रिवर्स चार्ज था तब क्या था, या तो गुड्स आ जाए या पेमेंट चली जाए और या फिर इनवॉइस से 31st डे, याद है क्या, गुड्स आ जाए या पेमेंट चली जाए और इनवॉइस से 31st डे। अरे ऐसे मत करो, ये रहा रिवर्स चार्ज में रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट डेट, और पेमेंट में भी क्या था, बुक की एंट्री और अकाउंट में डेबिट और 31st डेज। अब इसमें बताओ, आपको रूल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। रिसीट ऑफ सर्विस तो बता नहीं सकते क्योंकि सर्विस का भाई, गुड्स तो टेंजिबल होते हैं, पता लग जाते हैं, लेकिन सर्विस का थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है, ये सर्विस टेंजिबल तो होती नहीं है, कब गई क्या पता, समझ रहे हो। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट। उसमें रिसीट ऑफ गुड्स था ना, इसमें मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं है, इसमें सिर्फ क्या देखना है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। और पेमेंट डेट कौन सी होती है, चाहे बुक्स की एंट्री या अकाउंट में डेबिट। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि मैं सर्विस परचेज कर रहा हूँ और मुझे ही जीएसटी भरना है, मैं सर्विस परचेज कर रहा हूँ और मुझे ही जीएसटी भरना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस का, कि रिलायंस ने एक लॉयर से सर्विस ली। रिलायंस ने किससे सर्विस ली, लॉयर से, तो उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा। रिलायंस को खुद ही क्या भरना है, जीएसटी। तो रिलायंस ने जब लॉयर से सर्विस ली तो रिलायंस को खुद ही जीएसटी भरना है, तो क्या होगा, रिलायंस कब जीएसटी भरेगा, जब रिलायंस क्या करेगा, पेमेंट, किसको, लॉयर को। जब रिलायंस क्या करेगा, पेमेंट की, या तो उसकी बुक में एंट्री या उसके अकाउंट में डेबिट। उसने अभी एंट्री डाली नहीं है बट उसके खाते में से पैसे कट गए, तो ये वाली देख लेंगे। उसने बुक में एंट्री पहले डाली है, अकाउंट में बाद में डेबिट हुआ है, तो ये वाली। तो पेमेंट डेट कौन सी ली जाएगी, बुक की एंट्री या डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। और ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। और उसमें 31st डे था ना, इसमें 61st डे है बस। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने मुझे जब भी क्या दिया है, इनवॉइस दिया है, उससे कौन सा दिन, 61st डे। सप्लायर ने जैसे ही मुझे इनवॉइस दिया है उससे कौन सा दिन, 61st डे। 2 मिनट बस। सप्लायर ने जब मुझे इनवॉइस दिया है उससे कौन सा डे, 61st डे। क्वेश्चन करते हैं, रुको। सप्लायर मतलब लॉयर का जो इनवॉइस किसके पास गया, रिलायंस के पास। Determine the time of supply from the given information. Assume that services being supplied is taxable under reverse charge. सर्विस किस में टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में। तो मई 4 को और अगस्त 21 को, मई 4 को क्या हुआ, सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया। तो मई 4 को उसने सप्लायर ने क्या कर दिया, इनवॉइस। और पेमेंट कब करी, कोई डिस्प्यूट था हमारा, सर्विस अच्छी नहीं दिया इस बारे में, इसलिए पेमेंट डिले करके कब करी मैंने, अगस्त 21 को। तो पेमेंट और इनवॉइस से 61st डे, 61st डे। इनवॉइस से 61st डे कौन सा आएगा, जुलाई 4, और पेमेंट क्या आएगी, अगस्त 21। तो इन दोनों में से क्या आएगा, अर्लियर। इन दोनों में से क्या आएगा, जो अर्लियर। कैसे, इसमें 27 दिन तो किसके जुड़ गए, मई के। जून के कितने जुड़ गए, 30, कितना हो गया, 57, और फिर 4 दिन किसके, जुलाई के। तो 4 जुलाई, और पेमेंट कब हुई है, अगस्त 21, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सी डेट आएगी, 4 जुलाई। ठीक है। तो अब एक बार मुझे सेक्शंस की सीरीज बता दो, फिर हम बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। ट्वेल्व 13 ये किसका है, गुड्स का, और ये किसका है, सर्विसेज का। अब मुझे फटाफट से बताओ, गुड्स में क्या होगा, गुड्स में बताओ तो क्या होगा। चलो, मतलब सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था, जनरल बात। दोनों की सबसेक्शन 1 में क्या लिखी हुई है, जनरल बात। 2 में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल चार्ज। 3 में दोनों में ही क्या है, रिवर्स चार्ज। 4 में दोनों में ही क्या है, वाउचर। इनके क्या है, प्रोविज़न तो अलग अलग है इनके, और वाउचर के तो प्रोविज़न भी क्या है, सेम। 5th अभी करवाया नहीं है। और 6th क्या है दोनों में, बोलो 6th क्या है दोनों में, डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है इनके सबसेक्शन।
5th को भी करवाया। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे, बाकी हम कब करेंगे कल।